मरजान गुस्से में असली के कमरे में दाखिल होती है और उसके सामने एक यूएसबी दिखा देती है। वो सख्त लहजे में कहती है कि ये यूएसबी तुमने मेरे कमरे में छुपाई थी, है ना? असली चौंक जाती है और सवाल करती है कि कौन सी यूएसबी। फिर वो मरजान पर भड़कते हुए कहती है कि तुम बिना दरवाज़ा नॉक किए मेरे कमरे में क्यों आई हो, फौरन यहाँ से चली जाओ। और फिर असली कहती है कि तुम्हारा बाप एक कातिल है और तुम खुद एक झूठ बोलने वाली हो। ये सुनकर मरजान और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि किसे झूठा कह रही हो? मुझे याद है कि तुमने मेरे खिलाफ जहर के बारे में झूठ बोला था और ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा गला दबा रही थी। फिर मरजान कहती है कि ये मत समझना कि सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ 187 दिनों के लिए आई हो, तुम जो चाहो कर सकती हो। अगर मैं चाहूँ तो अब भी तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ। ये सुनते ही असली गुस्से में आकर मरजान को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन मरजान तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। असली चिल्लाकर कहती है कि गेट आउट ऑफ माई रूम। मरजान गुस्से से जवाब देती है कि ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये मेरे भाई का कमरा है। और मरजान गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है और असली गुस्से से लाल हो जाती है। बाहर आतिश और कमाल निकलते हैं और देखते हैं कि नाजिर और हैदर आपस में बातें कर रहे हैं। आतिश गुस्से में हैदर के पास जाता है। हैदर गुस्से से कहता है कि मर्डर केस हट चुका है, मगर हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा और देखना, मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। आतिश सख्त लहजे में जवाब देता है कि फिर देर किस बात की है, जो भी करना है अभी कर लो। इस पर हैदर गुस्से से कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो कल पैदा हुआ हो, एक पहाड़ जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आतिश एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम खुद को पहाड़ समझते हो जो टूट नहीं सकता, लेकिन मैं आतिश हूं और मैं पहाड़ को भी टुकड़ों में तोड़ने की हिम्मत रखता हूं। बेशक तुमने वक्त के तौर पर खुद को बेगुनाह साबित कर लिया है, मगर वो दिन बहुत जल्द आएगा जब तुम दोबारा जेल जाओगे, और उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। इसके बाद आतिश गाड़ी में बैठने ही वाला होता है कि मरजान घर से बाहर निकलती है और आकर आतिश की गाड़ी में बैठ जाती है। आतिश हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछता है कि क्या हुआ? मरजान कहती है कि तुम ड्राइव करो। आतिश जवाब देता है कि आज टेंडर के सिलसिले में ऑफिस में एक मीटिंग है, मुझे कंपनी जाना है। मरजान कहती है कि मैं भी कंपनी जा रही हूँ और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो मैं कैब ले लूंगी। आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ ही चलो। इसके बाद दोनों ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ असली फ़ोन पर बात करते हुए कहती है कि हाँ, मैंने सब प्लान कर लिया है, वो वहाँ ज़रूर आएगी। तुम्हें बस ये देखना है कि इसे अंदर तक कैसे लाना है, कोई इसे रोक ना पाए। उसी वक्त असली की माँ कमरे में आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम किससे बात कर रही हो? असली घबराकर कहती है कि मॉम, आपने मुझे डरा ही दिया था। मैं मरजान के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक सब कुछ तय कर लिया है। असली की माँ उसे चुप रहने का इशारा करती है और दरवाज़ा खोल देती है। गुस्से में कहती है कि क्या सुन रही हो तुम बच्ची हो क्या जो हमारी बातें कान लगाकर सुन रही हो? इस पर मरजान की माँ कहती है कि ये मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? असली की माँ जवाब देती है कि तुम्हारा घर था, अब नहीं है, और मरजान की माँ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हैदर और नाजिर आपस में बात कर रहे होते हैं। हैदर बेचैनी से कहता है कि नाजिर, मैं अब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे लगा था कि 187 दिन आसानी से गुजर जाएंगे, मगर ये दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। अभी तो थोड़ा वक्त ही गुजरा है और हालात ये हैं, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। नाजिर गुस्से में कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हम एक प्लान बनाते हैं, और याद रखना इस बार हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हैदर फौरन पूछता है कि कैसा प्लान, मुझे बताओ। नाजिर गुस्से में कहता है कि वक्त आने पर बताऊंगा, मगर देख लेना, इसके बाद ये बच नहीं पाएंगे। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी जिंदगी किसी को तकलीफ देने या दुश्मनी मोल लेने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। यह कहकर नाजिर गाड़ी में बैठ जाता है। इधर आतिश की असिस्टेंट कहती है कि हम जानते हैं कि ये टेंडर आपके लिए कितना अहम है, हमारी पूरी टीम ने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। आतिश खामोशी से मरजान की तरफ देखता रहता है। तभी असिस्टेंट उसे आवाज़ देती है। आतिश चौंक कर कहता है ठीक है, मगर उससे पहले मैं कॉफ़ी पीना चाहूँगा, मेरे कमरे में कॉफ़ी भिजवा दें। आतिश फिर एक बार मरजान की तरफ देखता है और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। मरजान धीमी आवाज़ में कहती है कि मुझे पहले नाजिर से बात करनी होगी। इसके बाद मरजान अपने ऑफिस में बैठी होती है कि दीमत उसके पास आती है। दीमत नरमी से पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो? मरजान गहरी सांस लेकर कहती है कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच रही हूँ, बहुत सा काम करना है, मगर अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई। इसके साथ साथ मैं आतिश के बारे में भी परेशान हूँ। वो ऐसा क्यों करता है? उसके अंदर कोई राज है जो उसने अंदर दबा रखा है। वो कुछ छुपा रहा है
जो न मुझे बता रहा है और ना ही किसी और को। मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या छुपा रहा है और वो मेरी फैमिली के साथ ऐसा रवैया क्यों रखता है। दीमत संजीदगी से कहती है कि वाकई तुम्हें सच जानने का पूरा हक है। जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आया है, कोई ना कोई बोझ अपने साथ लाया है। तुम्हें पूरा हक है कि तुम इसके बारे में हकीकत तलाश करो। इसके ऑफिस में देखो, उसने कुछ न कुछ जरूर कहीं ना कहीं छुपा रखा होगा। इसी वक्त आतिश अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और दोनों की नजर उस पर पड़ती है। दीमत आहिस्ता आवाज में मरजान से कहती है कि यही सही वक्त है, तुम जाओ और उसके ऑफिस में अच्छी तरह तलाश करो, तुम्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। नरवीन सीढ़ियों से उतरते हुए फोन पर बात कर रही होती है। वह कहती है, हाँ बेबी हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। कुछ लोग अहम और कशिश को डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हम बिल्कुल आज़ाद हैं। अब हमारे दुश्मन खुद हमारे कदमों में होंगे। इस साल का ऑनर्स अवार्ड तुम मुझे दोगी ना? तभी सामने से कहा जाता है कि इस बार डोनेशन मुमजिन ने दी है, इसलिए हम इस साल का ऑनर्स अवार्ड उन्हें देना चाहते हैं। आई एम सॉरी। ये सुनते ही नरवीन गुस्से में कॉल काट देती है। इधर मरजान आतिश के ऑफिस की तरफ जा रही होती है। वो रुककर पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जैसे ही वो चुपचाप ऑफिस के अंदर दाखिल होने लगती है, पीछे से असली आ जाती है और मरजान को ऑफिस में जाते हुए देख लेती है। मरजान अंदर जाकर फाइलें इधर उधर करती है, अलमारी खोलकर देखती है, एक एक कागज गौर से चेक करती है। फिर बेबसी में खुद से कहती है, दीमत तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। वो हर चीज ध्यान से देखती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। इसी दौरान आतिश अपने ऑफिस की तरफ आ रहा होता है कि असली उसे रोककर कहती है, आतिश तुम्हारे ऑफिस से किसी चीज की आवाज आ रही है। आतिश हैरान होकर कहता है, मेरे ऑफिस से, और फौरन तेजी से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता है। अंदर मरजान अब भी फाइल हाथ में लिए खड़ी होती है। जैसे ही आतिश दरवाजा खोलता है, दोनों आमने सामने आ जाते हैं। मरजान घबरा जाती है। आतिश सख्त लहजे में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरजान हकलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही आ गई थी। आतिश गुस्से में कहता है, सच सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरे ऑफिस में क्यों हो? कुछ पल की खामोशी के बाद मरजान कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ तलाश करने आई थी। आतिश ठंडे लेकिन सख्त अंदाज में कहता है, तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम पहले भी यहाँ चेक कर चुकी हो। मरजान बाहर जाने लगती है, तभी आतिश उसे रोक लेता है और उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहता है, ये टेंडर की फाइल है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मरजान बिना कुछ बोले चुपचाप ऑफिस से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद दीमत हिम्मत करके कहती है कि तुम जानते हो, मरजान मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये उसके लिए अच्छा होगा? उसने मुझसे कहा है कि वो इस बात में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं उसके साथ काम करना चाहती हूँ, अगर तुम इजाज़त दे दो। मुझे पता है तुम्हारी आतिश से दुश्मनी है, लेकिन मैं यह सब मरजान के लिए कर रही हूँ। तुम मरजान को पसंद करते हो ना? ये उसके लिए बहुत मददगार होगा। प्लीज़ नज़ीर, मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। नज़ीर गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम उसके साथ काम कर सकती हो। ये सुनते ही उठकर नज़ीर को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ मरजान और यासिर बातें करते हुए आ रहे होते हैं। तभी अचानक एक औरत आती है और मरजान को जोर से झंझोड़ देती है। वह चीखकर कहती है, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। वो औरत दोबारा मरजान को झंझोड़ते हुए रो रो कर कहती है कि मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, वो बहुत मासूम था, फिर भी तुम लोगों ने उसे मार दिया। मरजान रोते हुए कहती है कि मैं आपके दर्द को समझती हूँ, लेकिन प्लीज़ खुद को संभालिए। औरत चिल्लाती है कि मैं खामोश नहीं रहूंगी, तुम लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आसपास लोग जमा हो जाते हैं, सब हैरानी से मरजान को देखने लगते हैं। दूर खड़ी असली ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। उसे याद आता है कि यही वही औरत है जिसके पास वो पहले गई थी और कहा था कि इन लोगों ने तुम्हारे बेटे को मारा है, तुम्हें इनसे बदला लेना चाहिए। उसने उसे मरजान का पता भी दिया था और ये सारा असली का ही प्लान था। औरत गुस्से में मरजान से कहती है कि तुम और तुम्हारा बाप दोनों गद्दार हो, और ये कहकर वो मरजान को जोर से धक्का देती है। मरजान नीचे गिर जाती है। इसी वक्त आतिश और कमाल बाहर आते हैं। आतिश जोर से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? वो फौरन मरजान के पास जाता है, उसे सहारा देकर खड़ा करता है। कमाल उस औरत को बाहर ले जाता है। आतिश सबको डांटकर कहता है कि अपने अपने काम पर वापस जाओ, तमाशा बंद करो। आतिश मरजान को अपने ऑफिस में ले जाता है। मरजान अंदर बैठकर रो रही होती है। आतिश पानी लाकर उसे देता है। मरजान पानी पीती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। आतिश खुद गिलास थामकर उसे पानी पिलाता है। मरजान टूटे हुए लहजे में कहती है कि मैं उस औरत का सामना नहीं कर पा रही थी, उसने अपना बच्चा खो दिया है। शायद उसे मुझसे ये सब कहने का हक था, लेकिन इसमें मेरा कसूर क्या था?
अचानक मरजान उठकर गुस्से में कहती है, ये सब तुमने किया है ना? तुम मुझे तकलीफ में देखकर खुश हो रहे हो, लेकिन याद रखना मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। आतिश बिना कुछ कहे खामोशी से ऑफिस से बाहर चला जाता है। मीटिंग रूम में सभी लोग जमा होते हैं। टेंडर खोले जाते हैं। ऐलान होता है कि सबसे बड़ी बोली कसुगलो कॉन्ग्लोमरेट ने दी है। सब लोग नज़ीर को बधाई देने लगते हैं। इसी वक्त असली धीरे से आतिश के पास आकर कहती है कि मरजान ने ही नज़ीर को इस प्रोजेक्ट की कीमत के बारे में बताया था। ये सुनते ही आतिश का गुस्सा फूट पड़ता है। उधर मरजान चुपचाप अपना सामान बैग में डालकर जाने लगती है। तभी आतिश उसका हाथ पकड़कर सख्त लहजे में कहता है, ये सब तुमने किया ना? सब लोग हैरानी से दोनों को देखने लगते हैं और मरजान आतिश से गुस्से में कहती है, मैंने सच में कुछ नहीं किया, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।